हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए 11th क्लास का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेक्शन फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स लेकर आए हैं, जिसमें हम लोग बातें करेंगे बेसिक कंसेप्ट ऑफ वेक्टर पर और साथ में कुछ बेसिक मैथमेटिक्स पर, जो एज अ टूल इस्तेमाल किया जाएगा पूरे थ्रू आउट 11th और 12th के सिलेबस में। इस चीज पर आपको अच्छे से फोकस करना है। यही से समझ लीजिए, वो जो यूनिट एंड डायमेंशन का सेक्शन था वो काफी बेसिक सेक्शन था, वो आप ऐसे ही खुद से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ से जो चीज शुरू हो रहा है इसके लिए आपको काफी अटेंशन देने की आवश्यकता है ना। ध्यान से देखिएगा, इसमें हम लोग बातें करने वाले हैं। पहला जो सेक्शन इसमें डिस्कस होगा वो डिस्कस होगा वेक्टर पर। ओके, वेक्टर क्या होता है और स्केलर क्या होता है। वेक्टर में भी काफी सारे कंसेप्ट होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट और भी कोसाइंस ऑफ वेक्टर, तो ढेर सारे कॉन्सेप्ट्स हैं इसमें। और दूसरा जो सेक्शन इसमें होगा इस फिजिक्स और मैथमेटिक्स वाले सेक्शन में, वो होगा बेसिक मैथमेटिक्स। ओके, बेसिक मैथमेटिक्स। ओके, देखिए होता क्या है कि जब तक आपका बेसिक मैथ्स बढ़िया नहीं होगा, है ना, तब तक आप फिजिक्स में बहुत सारे कंसेप्ट को आगे तक एलुबरेट नहीं कर पाओगे, है ना। तो बेसिक मैथमेटिक्स आपका स्ट्रांग होना चाहिए फिजिक्स को पढ़ने के लिए, इसलिए आपको एक बार थोड़ा सा बेसिक मैथमेटिक्स इसमें पढ़ाया जाता है। उसके बाद स्टार्ट होता है आपका जो चैप्टर है काइनेमेटिक्स। ओके, चलिए बेसिक मैथमेटिक्स में सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, है ना, बेसिक, सब तो बेसिक ही है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। आप लोग पता होगा, पढ़े होंगे 10th क्लास में। ओके, दूसरा इसमें हम लोग बात करेंगे लॉगरिथम पर, है ना। तीसरा हम लोग बात करेंगे कुछ बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक पर। अगर आप पहले जानते हैं तो हमको उसको डिस्कस करने की आवश्यकता नहीं होगी। अच्छा, चौथा हम लोग बात करेंगे एपी एंड जीपी के कुछ बेसिक कंसेप्ट पर, है ना। एपी के बारे में आप लोग जानते हैं, जीपी के बारे में हम लोग अभी देख लेंगे क्या होता है। नेक्स्ट इसमें बातें होंगी डिफरेंशिएशन। यस, ये सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला आपके लिए, ठीक है। ये जो डिफरेंशिएशन है ये आप लोग पहले से नहीं पढ़े होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो पहले से पढ़े होंगे, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डिफरेंशिएशन पढ़े नहीं होते हैं, तो इस पर ज्यादा अटेंशन देना है। ये काफी इंपॉर्टेंट है और आप काफी नया है आपके लिए, इसलिए। और डिफरेंशिएशन के बाद जैसे कुछ एप्लीकेशन होंगे, स्लोप वगैरह निकालना, है ना। इसके बाद हमारी बातें होंगी इंटीग्रेशन पर, और फिर से इंटीग्रेशन क्या होगा, उसका एप्लीकेशन होगा। डिफरेंशिएशन और उसका एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में भी हम लोग स्लोप वगैरह निकालना सीखेंगे, रेट मेजरमेंट सीखेंगे, एरर कैसे निकालते हैं किसी चीज में, एरर फाइंड करने का मेथड इसके अंदर में हम लोग सीखेंगे। तो ये पूरा काफी लंबा सेक्शन है, ये पूरा चीज इसके अंदर में डिस्कस होगा, वेक्टर और बेसिक मैथमेटिक्स। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज आपका वेक्टर। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना वेक्टर। वेक्टर के लिए हमको पता होना चाहिए पहले फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। आप लोग यूनिट एंड डायमेंशन होप सो पढ़ चुके होंगे। फिजिकल क्वांटिटी आपको पता है, डायरेक्टिविटी के बेसिस पर ये फिजिकल क्वांटिटी दो तरह का था। पहला था इसमें स्केलर और दूसरा था इसमें क्या चीज, वेक्टर, याद करिए। और दूसरा था मेजरमेंट के बेसिस पर फंडामेंटल क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। तो डायरेक्टिविटी के बेसिस पर हमने दो टाइप में बांटा है। अब सुनिए, स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है। बेसिक आपको पता है, फिर भी हम आपको बता रहे हैं। फिजिक्स में कुछ ऐसे क्वांटिटी आपको मिलते हैं जिसको एक्सप्रेस करते समय, उस फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करते समय आपको सिर्फ और सिर्फ उसके मैग्नीट्यूड को बताने की आवश्यकता होती है, उसके डायरेक्शन को बताने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसे क्वांटिटी हमारे लिए स्केलर क्वांटिटी कहलाते हैं। करेक्ट और नॉट। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछें कि झोला में कितना केजी आलू है, तो आप बताओगे 5 किलो, है ना। आप कभी ये नहीं बोलोगे 5 किलो नॉर्थ, 5 किलो ईस्ट, 5 किलो वेस्ट, ऐसा कभी आप लोग उसमें नहीं बोलते हैं। ओके, सो उसमें डायरेक्शन बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन कुछ क्वांटिटी ऐसे हैं जिसको एक्सप्रेस करते समय आपको फटाक से आपके दिमाग में सवाल पैदा होगा कि इसका किस दिशा में, कैसे, कहाँ, इस तरह सवाल पैदा होगा। फॉर एग्जाम्पल आपसे कहें कि इस मार्कर के ऊपर आप फोर्स लगाओ 10 न्यूटन का, तो हमने तो बता दिया 10 न्यूटन का फोर्स लगा। आपके दिमाग में सवाल आएगा कि फोर्स लगाओ तो किधर से लगाओ, इधर से लगाओ या फिर इधर से लगाओ या फिर इधर से लगाओ, राइट है। तो ऐसे फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, वेक्टर क्वांटिटी, जिसको एक्सप्रेस करते समय मैग्नीट्यूड बताने के साथ साथ आपको डायरेक्शन बताना भी काफी अनिवार्य हो जाता है, ठीक है।
ओके, तो ऐसा क्वांटिटी वेक्टर कहलाएगा। हम लोग इसी वेक्टर के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या कहता है वेक्टर का डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन क्या कहेगा वेक्टर का, है ना, कि वैसा फिजिकल क्वांटिटी, है ना, वैसा फिजिकल क्वांटिटी, है ना, जिसको एक्सप्रेस करते समय, ओके, एक्सप्रेस करते समय क्या, बोलिए, मैग्नीट्यूड के साथ, मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन बताने या फिर बताना पड़े, आप डायरेक्ट छोटा सा दिए, बताना पड़े, एंड जो वेक्टर अलजेब्रा को, ओके, फॉलो करता हो, उसे वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वेक्टर क्वांटिटी कहा जाता है। मतलब मैग्नीट्यूड के साथ आपको डायरेक्शन भी स्पेसिफाई करना है, उसको वेक्टर कहेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखा हुआ है कि वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता हो। याद रखिएगा, बहुत ऐसे क्वांटिटी आपको मिलते हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और उसको एक्सप्रेस करते समय डायरेक्शन बताने की आवश्यकता भी होती है, बट वो क्या करता है ना, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर पाता है। ओके, सो उस केस में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होने के बावजूद भी उसको वेक्टर के अंदर नहीं रखा जाता है, उसको स्केलर बोल दिया जाता है। समझ पा रहे हैं? इसलिए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन तो होना ही चाहिए, साथ में वो वेक्टर अलजेब्रा को भी फॉलो करना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा। वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करना नहीं करना ये क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अभी नोटिस करने वाले हैं, है ना, तो ध्यान से देखते रहिएगा। तो वेक्टर के कुछ कुछ उदाहरण आप बता दो क्या क्या होगा, एग्जाम्पल्स वेक्टर के, जैसे फोर्स, ठीक, जब आप बल लगाओगे तो सवाल उठेगा कि आप बल किधर से लगा रहे हो, दाहिने साइड से, बाएं साइड से, कहां से आप बल लगा रहे हो। ओके, उसी तरह से डिस्प्लेसमेंट, है ना, डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है ना। उसी तरह से मोमेंटम, ओके, वेलोसिटी, और भी ढेर सारी, एक्सेलरेशन, है ना, ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, वेक्टर क्वांटिटी कहलाते हैं। और भी आपको जैसे जैसे आप 11th 12th पढ़ते जाइएगा, डिफरेंट डिफरेंट वेक्टर क्वांटिटी से भेंट मुलाकात होता रहेगा आपको, है ना। चलिए, अब सवाल उठता है, ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करने और ना करने का क्या मीनिंग है, जरा समझिए, यहां पर ध्यान दीजिएगा। पर मान लीजिए कि यहां पर एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, हम इसका मीनिंग समझा रहे हैं, वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करने का क्या मीनिंग होता है। यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर हमने इधर लगाया 5 न्यूटन का फोर्स, ठीक, और इधर एक और फोर्स लगाया हमने 10 न्यूटन का। ओके, तो इस पर जो नेट प्रभाव इन दोनों बलों का उत्पन्न होगा वो कितना होगा, 15 न्यूटन। ये बेसिक बात तो आप जानते हैं, है ना। चलिए, अच्छा, अगर इसी में ये इसका क्या हुआ, रिजल्टेंट हुआ, रिजल्टेंट समझते हैं ना, जो नेट प्रभाव होगा वो चीज, यही 10 न्यूटन और 15 न्यूटन, देखिए ध्यान से, ये 5 न्यूटन इधर लगा दिए, ये 10 न्यूटन इधर लगा दिए, तो इसी 5 और 10 न्यूटन का प्रभाव अलग अलग हो जाएगा। इसमें आप रिजल्टेंट निकालोगे तो आपको मालूम है, आर डायरेक्ट लिखो ना, आपको मालूम है 2 वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में है, तो आप बेसिक 8वां और 9वां में पढ़े होंगे, 8th और 9th क्लास में पढ़े होंगे कि कैसे अगर डिफरेंट डायरेक्शन में है तो क्या करते हैं, नेट निकालने के 10 में से 5 गया, कितना लिखते हैं भैया, 5 न्यूटन, और वो उस डायरेक्शन में, ठीक है। तो रिजल्टेंट देख रहे हैं, पहले से कम हो गया, है ना। तो ये फोर्स यही है, 10 न्यूटन और 5 न्यूटन, 10 न्यूटन और 5 न्यूटन, लेकिन कभी रिजल्टेंट 15 न्यूटन आ रहा है, कभी रिजल्टेंट 5 न्यूटन आ रहा है ना। आप इसको परपेंडिकुलर फोर्स लगा दोगे, इधर 5 न्यूटन लगा दिए और इधर 10 न्यूटन लगा दिए, तो बेसिक्स के हिसाब से आप कहोगे पैरेललोग्राम लॉ के लगा करके, जो अभी आप सीखे नहीं है बट फिर भी लगाएंगे तो ये आएगा √10 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, इस तरह से ये हो जाएगा 100, 125 का √, इतना आ गया रिजल्टेंट। ओके, R इक्वल टू इतना आ गया। तो देख रहे हैं क्या हो रहा है कि इस 10 और इस 5 न्यूटन के बीच का एंगल बदल देने पर रिजल्टेंट क्या हो रहा है,
बदल जा रहा है। देखो ध्यान से, यहाँ पर एंगल है 0 डिग्री, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना है 15। जब ये थीटा को इसे घुमाकर 180 कर दिया गया, दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया अब 180 डिग्री, तो इसका रिजल्टेंट कितना हो गया 5 न्यूटन हो गया। यानी कि इस केस में, फोर्स के केस में क्या हो रहा है कि डिफरेंट एंगल पर जैसे जैसे हम एंगल बदलते जा रहे हैं, इनका जो प्रभाव उत्पन्न हो रहा है वो भी क्या हो रहा है, बदलता जा रहा है। ठीक, ऐसे क्वांटिटी को हम कहते हैं कि ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो कर रहा है। वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करने का मतलब होता है कि जो रिजल्टेंट होना चाहिए वो दोनों वेक्टर के बीच के एंगल पर डिपेंड करता है। ये वेक्टर अलजेब्रा का कथन है कि जो रिजल्टेंट होता है वो दोनों ही वेक्टर के एंगल पर डिपेंड करता है, इसके बीच में कितना एंगल है उस एंगल पर निर्भर करता है। ये वेक्टर अलजेब्रा का कथन है। तो ये तो निर्भर कर रहा है, तो इसका मतलब यस, फोर्स को वेक्टर के खानदान में रखा जा सकता है। ध्यान दीजिए, यहां पर एक दूसरा उदाहरण ले रहे हैं आपके लिए। फॉर एग्जाम्पल यहां देखिएगा, इधर से वायर है, मान लीजिए इस वायर में 5 एम्पियर का करंट आ रहा है। कितना एम्पियर करंट आ रहा है, 5 एम्पियर का, और इधर से करंट आ रहा है 3 एम्पियर का। आप बताओ इस डायरेक्शन में कितना करंट जाएगा, तो 5 एम्पियर 3 एम्पियर, इसको पानी मान लो ना आप, 5 लीटर पानी इधर से, 3 लीटर पानी इधर से, तो इस पाइप में कितना जाएगा, 8 लीटर पानी जाएगा। मतलब इधर करंट कितना फ्लो करेगा, 8 एम्पियर करेगा। अब कहानी ये है, मान लीजिए फिलहाल इसी बीच एंगल 120 डिग्री। अगले दिन कोई आपको कहे कि नहीं, इस वायर को यहां से उठा के इसके बगल में रख दो, यहां रख दो, 3 एम्पियर और 5 एम्पियर, तो अभी भी तो कहानी वही है। इधर से 5 एम्पियर आ रहा है, इधर से 3 एम्पियर आ रहा है, इधर कितना जाएगा, तो 8 एम्पियर ही जाएगा। अब इसके बीच का एंगल 60 डिग्री हो गया, देख रहे हैं। अच्छा, मान लीजिए कि इधर टेढ़ा मेढ़ा तार ऐसे लाके रख दिया इस तरह से, अब इधर 3 एम्पियर इधर 5 एम्पियर, तो दोनों मिलकर इधर कितना जाएगा, तो अभी भी 8 एम्पियर। देख रहे हैं, ये एंगल मान लीजिए 30 डिग्री हो गया। तो यहां पर इंडिविजुअल करंट के बीच के एंगल को बदलने से इसका जो रिजल्टेंट है इस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि इन चीजों का रिजल्टेंट इसके एंगल पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब ये वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा है। याद रखिएगा, करंट को जब भी हम स्पेसिफाई करते हैं तो वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी बताते हैं। फॉर एग्जांपल आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, और करंट इधर जा रहा है 3 एम्पियर का, तो आप कहते हैं कि करंट का जो वैल्यू है ये 3 एम्पियर है फ्रॉम ए टू बी, ऐसा बताते हैं, है ना। मतलब इधर से इधर गया करंट, तो डायरेक्शन भी बताते हैं, मैग्नीट्यूड भी बताते हैं। बट ध्यान रखिए कि ये जो है वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो नहीं कर रहा है, क्योंकि इंडिविजुअल करंट के एंगल पर रिजल्टेंट डिपेंड नहीं कर रहा है। जबकि वेक्टर कहता है कि मेरे खानदान में सिर्फ वही आ सकते हैं जिनका रिजल्टेंट उनके बीच के एंगल पर डिपेंड करता है। तो क्या ये कभी भी वेक्टर के खानदान में आ पाएगा, नहीं आ पाएगा। मतलब ये क्या कहला रहा है, इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, बट जो अलजेब्रा को फॉलो करना था वो फॉलो नहीं कर रहा है। सो इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट, स्केलर क्वांटिटी। ठीक, तो ये मीनिंग होता है वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करने का और नहीं करने का। समझ आ रहा है आपको? वेक्टर अलजेब्रा का फॉलो करने का मतलब हुआ कि रिजल्टेंट शुड डिपेंड ऑन द एंगल बिटवीन द इंडिविजुअल वेक्टर्स। यस और नो? चलिए बहुत बढ़िया, आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपका अगला टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, है ना। देखिए कैसे वेक्टर को अपने कॉपी में रिप्रेजेंट करिएगा, हाँ उसके बारे में सीखने वाले हैं, ध्यान देखिएगा। कहता है क्या कि वेक्टर को हमेशा डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। क्या कह रहा है इसके बारे में कि वेक्टर्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय क्या चीज, directed line segment, okay, directed line segment such that length of line segment represents the magnitude of vector, magnitude of what, vector, and direction of arrow, बताते हैं कैसे लिख रहे हैं, डायरेक्शन ऑफ एरो represents the direction of क्या, वेक्टर।
ठीक है, देखिए डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब क्या होता है। सबसे पहले बताइए लाइन सेगमेंट क्या होता है। लाइन सेगमेंट कह रहा है किसी भी लाइन का एक डेफिनेट लेंथ वाला हिस्सा, किसी लाइन का हिस्सा क्या कहलाता है, लाइन सेगमेंट कहलाता है। एक पूरा क्या चीज है, ये अपने आप में एक लाइन सेगमेंट है। समझ में आ रहा आपको। और डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब हुआ कि लाइन सेगमेंट में एक आप एरो दे दो, ये बता रहा है कि लाइन सेगमेंट का डायरेक्शन इधर है। ठीक है, ऐसे लाइन सेगमेंट को हम लोग बोलते हैं डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। समझ में आ रहा है। डायरेक्ट लाइन सेगमेंट का मतलब क्या हुआ, क्योंकि लाइन सेगमेंट है तो इसका लेंथ तो फिक्स ही होगा, है ना। और डायरेक्टेड है मतलब इसमें कोई दिशा भी मेंशन किया हुआ होगा, इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। तो कह रहा है किसी भी वेक्टर को ऐसे ही डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से रिप्रेजेंट किया जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये आपका डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है, जिसमें ये वाला जो हिस्सा है ना, ए मान लो, ये पॉइंट है बी मान लो, तो ऐसा लग रहा है कि कोई आदमी इधर से इधर की तरफ ट्रेवल कर रहा है, मतलब दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, है ना। तो आप लिख सकते हैं ये क्या चीज है, दिस इज योर स्टार्टिंग पॉइंट, है ना, जिसको कहा जाता है टेल ऑफ वेक्टर। क्या कहता है, टेल ऑफ व्हाट, वेक्टर। टेल ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर की पूंछ। ओके, और ये जो चीज है ये कहलाता है टर्मिनल पॉइंट, या फिर कहलाता है हेड ऑफ व्हाट, वेक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये कहलाता है स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो कहलाता है टेल ऑफ द वेक्टर, मतलब वेक्टर का पिछवाड़ा वाला हिस्सा, है ना। और टर्मिनल पॉइंट क्या कहलाता है, द हेड ऑफ द वेक्टर। अब आगे डेफिनेशन में कहते हैं क्या कर रहे हैं, क्या कह रहा है, देखिए ध्यान से। कह रहा है सच दैट द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। अच्छा, मतलब इस लाइन सेगमेंट का जो यहां से लेकर के यहां तक जो लेंथ होने वाला है, दिस लेंथ रिप्रेजेंट्स व्हाट, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। समझ में आ रहा है। और ये जो देख रहे हैं ना, ये दिखा रहा है क्या चीज, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। समझ में आ रहा है। अब वेक्टर का डायरेक्शन पूछा था किधर है, तो आप कहोगे सर वेक्टर का डायरेक्शन है ए टू बी। समझ में आ रहा है। और मैग्नीट्यूड कितना है, तो इसका लंबाई आप माप लोगे, ये से क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड कहलाएगा। समझ में आया। अब देखिए ध्यान से, रिप्रेजेंट कैसे लिखते हैं इसको, हाउ टू राइट अ वेक्टर। वेक्टर को कैसे लिखा जाता है, देखिए ध्यान से। वेक्टर को लिखने का तरीका होता है, जो स्टार्टिंग पॉइंट है उसको आप लिख दो, जो एंड पॉइंट है उसको आप लिख दो, और इसके ऊपर में एक एरो लगा दो, है ना। इसको कहते हैं हम लोग पढ़ते हैं ए बी वेक्टर, या फिर वेक्टर ए बी। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग, रीड एज वेक्टर ए बी, ऐसा पढ़ा जाता है। समझ रहा है। कभी कभी आपको ए बी के ऊपर ऐसे एक सिंपल लाइन भी खींचा हुआ है, इसका भी यही मीनिंग है, क्या चीज, दिस इज वेक्टर ए बी। अगर सीधा लाइन ए बी लिखा हुआ है, इसका मतलब तो लाइन सेगमेंट लिखा हुआ है ना। ए बी लिखा हुआ, ज्योमेट्री मीनिंग क्या होता है ए बी का, ए बी का मीनिंग होता है सिंपल लाइन सेगमेंट। बट ऊपर आप मार्क कर दोगे, इसका मतलब है ये लाइन सेगमेंट भी है और डायरेक्टेड भी है, इसका मतलब क्या है, एक वेक्टर है। समझ में आया कि नहीं है। ओके, सो वेक्टर को हमेशा ए बी के ऊपर एक लाइन लगा के या फिर ए बी के ऊपर एक बार लगा के लिखा जाता है। बुक वगैरह में, है ना, टाइपिंग वगैरह बचने के लिए, टाइपिंग के दिक्कत से बचने के लिए इसको थोड़ा सा बोल्ड फॉर्मेट में लिखा रहता है, ठीक है। और लिख देता है कि जहां जहां बोल्ड में थोड़ा सा मोटा अक्षर में, ऐसा करके, ऐसा मोटा अक्षर में लिखा हुआ होगा तो ये वेक्टर होगा, ऐसा मोटा मोटा अक्षर में लिखा होगा तो वेक्टर होगा। वो इसलिए करते हैं कि टाइपिंग से बचना चाहते हैं वो लोग, है ना, ऐसे लिख देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, ए बी वेक्टर के ऊपर क्या लगाना है, बार लगाना है। हम लोग ऐसा ही लगाएंगे, ए बी वेक्टर ऐसा लिखा जाता है। अच्छा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर जो होता है ना, इस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है, देखिए ध्यान से। ये जो ए बी वेक्टर देख रहे हैं, इसके दोनों साइड में एक ऐसा ऐसा लंबा लंबा डंडा लगा देंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं मॉडुलस साइन। मॉडुलस साइन मतलब ऐसे दो डंडा, इसके बीच में कोई नंबर लिखा हुआ होगा, है ना। तो जब भी वेक्टर को मॉडुलस साइन के अंदर रख दोगे तो ये किसको रिप्रेजेंट करने लगेगा, यस, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेगा। या फिर अगर सिंपली ए बी लिख दोगे तो ये तो इसका लंबाई हो गया ना। लाइन सेगमेंट का क्या, ए बी क्या कर रहा है, लाइन सेगमेंट के लंबाई को रिप्रेजेंट कर रहा है।
जो कि क्या कहलाएगा, मैग्नीट्यूड कहलाएगा। यानी कि अगर ए बी लिखा हुआ है और ऊपर में लाइन लगाया हुआ है, इसका मतलब ये वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी। इसमें ए क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट, बी क्या है, एंडिंग पॉइंट। ओके, अच्छा, अगर ए बी वेक्टर को मॉडुलस साइन के अंदर रख दिया, दो डंडी के बीच में रख दिया, तो अब ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, या फिर सिंपल अगर ए बी लिखा हुआ है तो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस इज द बेसिक नोटेशन ऑफ क्या, वेक्टर। वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। उदाहरण के लिए देखिए ध्यान से, मान लिया आपसे कोई पूछे कि हमारे पास एक वेक्टर है ए बी बराबर 5 किलोमीटर नॉर्थ, फॉर एग्जाम्पल ये वेक्टर है, ठीक। कैसे वेक्टर है, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी है, लाइन सेगमेंट का लंबाई भी होगा और साथ में उसका डायरेक्शन भी दिया हुआ है, तो डेफिनेटली ये क्या है, एक वेक्टर है। तो हमको कभी भी इसको ऐसे नहीं लिखना चाहिए, हमेशा इसको ऐसे लिखना चाहिए, क्योंकि इसके पास मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी तो वेक्टर होगा। वेक्टर को इस सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाएगा, लाइन लगा के। कोई आपसे पूछे कि भैया ए बी बार को मैग्नेट मॉड के अंदर डाल दिया, इसका मीनिंग क्या होगा, तो अच्छा, अरे ये तो हमसे मैग्नीट्यूड पूछ रहा है, तो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, तो आपका आंसर हो जाएगा 5 किलोमीटर, ठीक है। या फिर सिंपली ऐसे पूछा था ए बी बराबर कितना है, तो आप क्या बोलोगे, 5 किलोमीटर। जब भी मॉडुलस के अंदर लिखा हो, दो डंडी के बीच में वेक्टर लिखा हो, या फिर उसके ऊपर कोई लाइन नहीं लगा हो, तो ये अपने आप में मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता था। आप इसका आंसर क्या बोलोगे, 5 किलोमीटर। और अगर ए बी के ऊपर बार लगा हुआ है, इसका मतलब आपने पूरा पूरा वेक्टर ही पूछ डाला, तो आप क्या बोलोगे, 5 किलोमीटर नॉर्थ, मतलब मैग्नीट्यूड भी बताओगे और साथ में डायरेक्शन भी बताओगे। ओके, आप इसे जल्दी से नोट कीजिए, फिर हम इसका कुछ ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, आपका अगला टॉपिक है इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को किसी ग्राफ के अंदर में, मतलब एक्स वाई एक्सिस के अलोंग कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा, ध्यान दीजिए। यहाँ पर मान उदाहरण से समझते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल मान लिखा हुआ है यहाँ पर 2 किलोमीटर, है ना, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ऐसा लिख देता है कभी ईस्ट, या फिर ऐसा लिखते हैं 2 किलोमीटर ईस्ट, ठीक। तो कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एकदम बेसिक है ना। क्या करेंगे बताइए, एक्सिस ड्रॉ कर लो आप, इसको बोल दो आप ईस्ट है, इसको बोल दो आप वेस्ट है, इसको बोल दो आप क्या है, नॉर्थ है, और इसको बोल दो आप क्या है, साउथ। डाल दिया। अब 2 किलोमीटर ईस्ट का मतलब क्या हुआ, 2 किलोमीटर ईस्ट का मतलब हुआ कि यहां से बिल्कुल रेफरेंस से आप 2 किलोमीटर इस दिशा में ट्रेवल किए। समझ में आ रहा है। मान लो अगर ये पॉइंट O है और यहां तक पॉइंट अगर A हुआ, तो आप OA इसको क्या लिखोगे, दिस इज नथिंग बट OA वेक्टर लिखोगे। तो OA वेक्टर बराबर क्या है, तो 2 किलोमीटर क्या, ईस्ट। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल इसी तरह से आपसे कोई कहे 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर नॉर्थ, इसका क्या मीनिंग होने वाला है, तो 5 किलोमीटर नॉर्थ का मतलब हो गया रेफरेंस से नॉर्थ की तरफ आपको कितना जाना है। मान लो ये एक्स लंबा तक है इस तरह से, तो 5 किलोमीटर नॉर्थ का मतलब क्या हुआ कि नॉर्थ में आपको कहां तक जाना है, तो तिरछा हो गया लाइन, अब सीधा कर लेना, दिस इज योर 5 किलोमीटर। और किधर गए हैं आप, तो आप गए हैं नॉर्थ डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पॉइंट बी हुआ, तो आप बोलोगे ये जो वेक्टर है वो नथिंग बट OB वेक्टर है, जिसमें O इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द वेक्टर एंड B इज द टर्मिनल पॉइंट ऑफ वेक्टर, या फिर हेड ऑफ द वेक्टर। एकदम आसान है, ये तो बेसिक रिप्रेजेंटेशन है। कभी कभी रिप्रेजेंटेशन में ऐसा पूछ देता है क्या चीज कि लिखा हुआ है 3 किलोमीटर, है ना, और यहां लिखा हुआ है 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखिए ध्यान से, 30 किलोमीटर और कह रहा है 40 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। कभी कभी बुक में ऐसा लिखा हुआ है, तो अगर ऐसा लिखा है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ध्यान दीजिए। यहाँ पर क्या करो आप, फिर से एक्सिस ड्रॉ कर लो आप, है ना, इधर लिख दो ईस्ट, इधर लिख दो आप नॉर्थ, इधर लिख दो आप क्या वेस्ट, और इधर लिख दो आप साउथ। ये तो आप जानते हैं बेसिक। अच्छा सुनिएगा ध्यान से, कहता है कि एक वेक्टर, इसका लंबाई 3 किलोमीटर है। अच्छा 3 किलोमीटर का वेक्टर है, और बोलता है इसका डायरेक्शन कितना है, तो कहता है ईस्ट की तरफ 40 डिग्री। अच्छा ईस्ट की तरफ 40 डिग्री, है ना, और कहता है किधर, ऑफ नॉर्थ, मतलब नॉर्थ से, है ना। क्या कह रहा है, वेक्टर किधर होना चाहिए, 40 डिग्री ईस्ट की तरफ होना चाहिए। कहां से, तो नॉर्थ से। ऐसे पढ़ते हैं इसको, तो वो कैसा वेक्टर होगा, यहां पर इस तरह से होगा। ये कितना है, 3 किलोमीटर,
हम 30 बोल रहे थे क्या? 3 है, 30 नहीं है, 3 किलोमीटर। ओके, और 40 डिग्री कह रहा है ईस्ट की तरफ, कहां से? नॉर्थ से। तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 40 किलोमीटर, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाएगा इसको। समझ में आया? कैसे पढ़ते हैं? उल्टा पढ़ते हैं इसको। क्या चीज है? 3 किलोमीटर किधर की तरफ? तो नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 40 डिग्री घूम जाना है। किधर घूमने के लिए कह रहा है? नॉर्थ से ईस्ट की ओर कितना घूमना है? 40 डिग्री। या फिर सीधा पढ़ के देखो क्या होगा कि 3 किलोमीटर और 40 डिग्री ईस्ट की ओर घूम जाना है। कहां से? तो नॉर्थ की तरफ से। समझ में आया? इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। और भी आप एग्जाम्पल सोच सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, ये मान लो कि ये O पॉइंट है, ये A पॉइंट है, तो डेफिनेटली ये वाला जो वेक्टर होगा क्या होगा? OA वेक्टर होगा इस फिगर के लिए। समझ में आया? मान लो एक कह रहा है कि OB वेक्टर है, दे रखा है 5 किलोमीटर, ओके, 30 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। इसका क्या मीनिंग है? तो कह रहा है OB वेक्टर ड्रॉ करना है, 5 किलोमीटर उसका लंबाई होना चाहिए, है ना, और किधर होना चाहिए? तो कह रहा है क्या चीज? 30 डिग्री साउथ की तरफ। अच्छा, मतलब 30 डिग्री साउथ की तरफ जाना है। कहां से? तो वेस्ट से। तो देखो तो ध्यान से, जब वेस्ट से साउथ की तरफ आप 30 डिग्री बढ़ोगे, वेस्ट से साउथ की तरफ जब 30 डिग्री बढ़ोगे आप ऐसे, तो ये वाला वेक्टर मिलेगा। और इसको लिख दोगे, लंबाई कितना है इसका? 5 किलोमीटर। हाँ, इसका थोड़ा लंबाई ज्यादा रखना, क्योंकि 3 किलोमीटर इतना है तो 5 किलोमीटर तो थोड़ा सा बढ़ा ही होगा उससे, है ना। चलो, तो इस तरह से आपको रिप्रेजेंट करना। फॉर एग्जांपल, अगर आपसे पूछ दे एक OC वेक्टर है, डेफिनेटली B पॉइंट लिखोगे आप। OC वेक्टर है, कहता है 2 किलोमीटर, है ना, और कह रहा है कितना ले लिया है? 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा बताइए इसको? अच्छा सर, एक वेक्टर हमको 2 किलोमीटर का बनाना है, लंबाई 2 किलोमीटर होना चाहिए, डायरेक्शन किधर होना चाहिए? तो कहता है क्या चीज? 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ। 60 डिग्री कहां? नॉर्थ की तरफ होना चाहिए। कहां से? तो वेस्ट से। तो वेस्ट से नॉर्थ की तरफ 60 डिग्री घूम जाना है। ध्यान से पढ़ो, 2 किलोमीटर लंबाई है, 60 डिग्री नॉर्थ की ओर। ये कह रहा है भैया तुम 60 डिग्री नॉर्थ की ओर घूम जाओ। कहां से? तो वेस्ट से। तो देखो, 60 डिग्री नॉर्थ की तरफ घूम जाओ। कहां से? तो वेस्ट से। तो ऐसे घूम जाएंगे। देखो तो आप, सॉरी, 60 डिग्री थोड़ा बड़ा एंगल होगा। वेस्ट से नॉर्थ की तरफ कितना घूम गए? 60 डिग्री घूम गए। और इसका डेफिनेटली इसका लंबाई जो होने वाला होगा, कितना होने वाला होगा? 2 किलोमीटर। और ये पॉइंट क्या होगा? ये टर्मिनल पॉइंट क्या होगा? C। तब नहीं, ये OC वेक्टर होगा। ओके, तो इस तरह से आप वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। उदाहरण के स्वरूप एक और पूछ सकता है, OD वेक्टर पूछ लिया आपसे, कहता है 1 किलोमीटर, ओके, एंड 40 डिग्री, इसको ले लो आप, साउथ ऑफ ईस्ट। इसका क्या मीनिंग? तो वेक्टर का लंबाई होना चाहिए 1 किलोमीटर, ओके, और 40 डिग्री घूमना है साउथ की तरफ। अच्छा, मतलब साउथ की तरफ 40 डिग्री घूमना है। कहां से? तो ईस्ट से। तो ईस्ट से साउथ की तरफ 40 डिग्री घूम जाओ, तो क्या मिलेगा आपको? ये रहा 1 किलोमीटर लंबाई बनाना इसका, है ना, 1 किलोमीटर, और ईस्ट से साउथ की तरफ घूमना है कितना डिग्री भैया? 40 डिग्री। ओके, so this is your what? OD वेक्टर। आया रिप्रेजेंट करने? एकदम आसान है ना। आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग लेते हैं आपके लिए टाइप्स ऑफ वेक्टर। चलिए स्टूडेंट्स, आपके पास अगला टॉपिक है टाइप्स ऑफ वेक्टर। ध्यान रखना, जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं आपको आराम से इसका बढ़िया सा नोट्स बनाना, है ना, और ताकि नोट्स जितना अच्छा बनाओगे बाद में आपको रिविजन करने में आपको उतना ही हेल्प मिलेगा, है ना। तो चलिए नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ वेक्टर। इसमें सबसे पहला है इक्वल वेक्टर। ओके, इसको फटाफट करने वाले हैं हम लोग। इक्वल वेक्टर, ठीक है, ध्यान से, कोई भी 2 वेक्टर इक्वल कब होगा? फॉर एग्जांपल, मान लो आपके पास एक A वेक्टर है। कभी कभी हम लोग वेक्टर को एक ही लेटर से भी रिप्रेजेंट करते हैं, उसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है, दोनों से भी कर सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। मान लो आपके पास एक वेक्टर है A है और एक वेक्टर B है, तो ये दोनों बराबर कब होंगे? ऐसा है क्या इनके पास बराबर करने के लिए, है ना। ध्यान से देखो, किसी भी वेक्टर के पास 2 चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ही बराबर हो गया है
डायरेक्शन भी बराबर हो गया तो उसके पास दूसरा है क्या जो बराबर नहीं हो पाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या कहलाएगा, वो दोनों वेक्टर ही बराबर हो जाएगा। अच्छा सर, मतलब किसी का वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर इक्वल हो जाए, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड क्या, इक्वल डायरेक्शन, किसी दो वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इक्वल हो जाए तो वो दोनों वेक्टर आपस में इक्वल वेक्टर कहलाते हैं। मतलब देखो ध्यान से, ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, ओके। दोनों का देखो ध्यान से, दोनों का हमने लंबाई एकदम बराबर कर दिया। तो लंबाई बराबर कर दिया, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। जब लंबाई बराबर कर दिया तो मैग्नीट्यूड बराबर हो गया। साथ में दोनों वेक्टर पैरेलल भी हैं, पैरेलल वेक्टर है, मतलब दोनों का डायरेक्शन बिल्कुल सेम है। एक साथ में क्या है, ये है पैरेलल। इसका मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन हो गया सेम, और देखो इसका लेंथ भी सेम है। लेंथ सेम है मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी हो गया क्या चीज, सेम। तो डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम, तो ऐसा वेक्टर क्या कहलाएंगे, इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। चलिए दूसरा है इसमें अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर, ध्यान दीजिए अपोजिट वेक्टर क्या कह रहा है, कहता है क्या कि वैसे दो वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, है ना, वेक्टर्स, है ना, जिनके क्या सेम हो भैया, मैग्नीट्यूड सेम हो, बट जो डायरेक्शन है वो क्या हो, अपोजिट हो। तो ऐसा वेक्टर अपोजिट वेक्टर कहलाता है। ध्यान से देखिए कैसे, एक वेक्टर यहां ए है और एक वेक्टर एकदम सेम टू सेम लंबाई का, लेकिन ठीक इससे मुंह मोड़े हुआ है, बी वेक्टर, है ना। लंबाई बिल्कुल क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम लंबाई है, राइट। ऐसे वेक्टर क्या कहलाएंगे, अपोजिट वेक्टर। क्यों, क्योंकि ये क्या है, एंटी पैरेलल है। एंटी पैरेलल समझते हैं, एंटी पैरेलल का मतलब है एक इधर पैरेलल होंगे लेकिन इसका डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा, ओके। तो ऐसे वेक्टर क्या कहलाएंगे हम लोग, अपोजिट वेक्टर कहलाएंगे। अब सुनो ध्यान से, अपोजिट वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। मान लो यहाँ पर एक ए वेक्टर है, यहाँ पर एक बी वेक्टर है, दोनों को बराबर तो नहीं लिखा जा सकता क्योंकि ये तो अपोजिट है। तो फिर क्या लिखेंगे, कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। देखिए ध्यान से, हम कह रहे हैं इन दोनों को इक्वल लिखने में समस्या क्या है भैया, तो आप कहेंगे मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, समस्या क्या है, तो आप कहेंगे मैग्नीट्यूड तो सेम है लेकिन डायरेक्शन उल्टा है। अच्छा सर, तो एक बात बताइए, अगर इस बी के डायरेक्शन को उल्टा कर दें तो फिर तो ये वेक्टर के बराबर हो जाएगा। हम कहे बिल्कुल हो जाएगा। तो आपने कहा कि अच्छा सर, बी वेक्टर के डायरेक्शन को उल्टा कैसे किया जाएगा, तो आप कहोगे सर बी वेक्टर के आगे एक माइनस साइन लगा देने से क्या होता है, बी वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा हो जाता है। और जैसे ही बी वेक्टर का डायरेक्शन उल्टा हो गया, माफी चाहते हैं नॉइज के लिए, बी वेक्टर का डायरेक्शन अगर उल्टा हो गया तो ये वेक्टर के बराबर हो गया, तो हम इसको लिखेंगे अब ये दोनों बराबर हो गए। मतलब ए वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट, माइनस ऑफ बी वेक्टर। मतलब कि बी के डायरेक्शन को उल्टा कर दिया तो उसने ए का बराबरी कर लिया। इसका मतलब बी पहले से ए का उल्टा था, मतलब ए और बी क्या है आपस में, अपोजिट वेक्टर है। समझ में आया बबुआ लोग, चलिए बहुत अच्छा। नेक्स्ट है इसमें लाइक वेक्टर एंड अनलाइक वेक्टर। देखिए ध्यान से क्या कर रहा है, लाइक वेक्टर के बारे में पहले लाइक लिख लो इसमें, लाइक का ए पार्ट, लाइक वेक्टर कहता है क्या, वैसे दो वेक्टर है ना जिसका डायरेक्शन बिल्कुल सेम हो। मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं बोला गया, सिर्फ बोला है क्या चीज, उनका डायरेक्शन सेम होना चाहिए। वैसे वेक्टर लाइक वेक्टर कहलाते हैं। ध्यान देना, यहाँ पर मान लो कि यहाँ पर एक वेक्टर है ये रहा और दूसरा वेक्टर है ये रहा, दिखाई दे रहा है आपको, ओके। तो ये दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे, लाइक वेक्टर कहलाएंगे, और ये क्या है, पैरेलल है। ठीक है, इनको आप पैरेलल वेक्टर भी बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है। लाइक वेक्टर का मतलब क्या हुआ, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। किनका भाई, दो अलग अलग वेक्टरों का, है ना। तो वो दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, लाइक वेक्टर कहलाएंगे। डायरेक्शन सेम होना चाहिए,
एकदम छोटा सा डिफरेंस लिखे हुए हैं, तो क्या कहलाते हैं? लाइक वेक्टर कहलाते हैं। मैग्नीट्यूड के बारे में कुछ नहीं बोला गया है, तो देखो ध्यान से, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपका इक्वल वेक्टर है वो भी लाइक वेक्टर कैटेगरी में आ जाएगा, है ना, क्योंकि लाइक वेक्टर का रिक्वायरमेंट क्या है? ये कहता है कि भैया हमारे खानदान में सिर्फ वही लोग आ सकते हैं जिनका, वही वेक्टर आ सकते हैं जिनका डायरेक्शन सेम हो। तो इक्वल वेक्टर के डायरेक्शन तो सेम होते हैं, तो क्या ऐसे खानदान में होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। लेकिन क्या लाइक वेक्टर इक्वल वेक्टर के खानदान में जा सकता है? इक्वल वेक्टर का क्या रिक्वायरमेंट है? कहता है इक्वल वेक्टर कि हमारे खानदान में भैया वही आते हैं जिनका डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो। तो अब देखो जरा ध्यान से, इसको आप वहां ले जाओगे तो ये तो उसे खानदान में फिट नहीं बैठेगा, डायरेक्शन तो सेम हो गया बट मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। अच्छा, कुछ लाइक वेक्टर ऐसे भी तो हो सकते हैं जिसका, अब देखो ध्यान से, दोनों का मैग्नीट्यूड भी हमने बराबर रखा है, डायरेक्शन भी सेम है, तो डायरेक्शन सेम है तो ये अपने आप लाइक वेक्टर हो गया, और मैग्नीट्यूड सेम है तो उसके खानदान में भी चला गया। यानी कि कोई लाइक वेक्टर हैं, ऐसा हो चाहे ऐसा हो, वो इक्वल वेक्टर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, बात सही है। लेकिन जो इक्वल वेक्टर होंगे वो तो निश्चित ही लाइक वेक्टर होगा, राइट और नॉट? क्योंकि लाइक वेक्टर कहता है भैया कि भाई जितने भी इक्वल डायरेक्शन वाले हैं ना, सब आ जाओ मेरे पास, सब आ जाओ मेरे खानदान में, तो ये इक्वल डायरेक्शन वाले चला जाएंगे उसको। तो सारे के सारे इक्वल वेक्टर क्या है? लाइक वेक्टर है। बट सारे के सारे लाइक वेक्टर इक्वल नहीं है। कुछ लाइक होंगे ऐसे जिसका मैग्नीट्यूड बराबर होता होगा, वो इक्वल हो सकते हैं। कुछ लाइक ऐसे होंगे जिसका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं होता होगा, वो इक्वल नहीं हो सकते हैं। हम कह सकते हैं इसका मतलब ये हुआ कि ऑल दी क्या इक्वल वेक्टर्स आर क्या, बोलिए बोलिए, लाइक वेक्टर्स, बट ऑल like vectors are not necessary to be equal। कोई जरूरी नहीं है कि वो इक्वल वेक्टर हो भी सकता है और नहीं हो सकता है। उस तरह से इसमें बी पार्ट में है अनलाइक वेक्टर। क्या कहता है? अनलाइक नाम से पता चल जाएगा आपको। अनलाइक वेक्टर कह रहा है कि वैसे वेक्टर जिनका डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट होता हो, है ना, जिनका डायरेक्शन, है ना, क्या होता हो, बोलिए जल्दी से, अपोजिट होता हो, उनको हम क्या कहते हैं? अनलाइक वेक्टर कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहां देखिए, एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, बिल्कुल इस पैरेलल है ना, और ठीक इसके डायरेक्शन इसके अपोजिट है, पैरेलल होना चाहिए और डायरेक्शन अपोजिट, तो ऐसा वेक्टर क्या कहलाएगा? अनलाइक वेक्टर कहलाएगा। अनलाइक मतलब इससे इसने मुंह मोड़ा हुआ है, ठीक। ऐसा भी अनलाइक वेक्टर हो सकता है जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो? सेम हो। देखो जरा ध्यान से, ये भी अनलाइक वेक्टर है, ये भी क्या है? अनलाइक वेक्टर, ठीक है। अब ध्यान देना, सर एक बात बताओ, अपोजिट वेक्टर में तो डायरेक्शन उल्टा होता है। हम कहें हाँ बिल्कुल होता है, तो क्या वो अनलाइक वेक्टर के खानदान में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि अनलाइक के क्या कहता है कि भाई हमारे खानदान में वो सारे लोग आ जाओ जिसका डायरेक्शन अपोजिट होता है। तो फटाक से अपोजिट वेक्टर का, अरे हाँ हमको मौका मिला, हम चलते हैं अनलाइक खानदान में, नाश्ता पानी करके आएगा वहां से, है ना। तो सारे के सारे अपोजिट वेक्टर अनलाइक हो जाएंगे, क्योंकि अपोजिट वेक्टर के डायरेक्शन उल्टे होते हैं, जिसका डायरेक्शन उल्टा होता है इसे खानदान में आ सकता है, ठीक। लेकिन क्या सारा का सारा अनलाइक उसी खानदान में जा सकता है? सोचो, देखो सोचो कैसे कैसे। ये वाला अनलाइक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये तो उसे खानदान में चला जाएगा। लेकिन ये भी तो अनलाइक वेक्टर जिसका डायरेक्शन सेम अपोजिट है और मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, तो क्या ये उसमें जा सकता है? अपोजिट कहता है भैया डायरेक्शन अपोजिट होने से काम नहीं चलेगा, मैग्नीट्यूड ही बराबर रखना, तब मेरे खानदान में आना, ठीक है। तो ये तो बेचारा अपोजिट डायरेक्शन तो रखा है लेकिन मैग्नीट्यूड तो है नहीं, तो ये बेचारा, ये अनलाइक उसे खानदान में नहीं हो सकता है। ये अनलाइक वहां चला जाएगा लेकिन ये वाला अनलाइक वहां नहीं जाएगा, मतलब सारे के सारे अनलाइक वहां नहीं जा सकते हैं, बात सही है। लेकिन सारे अपोजिट वेक्टर यहां जरूर आ सकते हैं। तो फिर से इसी तरह का स्टेटमेंट यहां भी लिखा जा सकता है, क्या चीज? सेम टू सेम यहां लिख रहे हैं कि ऑल अपोजिट वेक्टर्स आर क्या, बोलिए बोलिए, अनलाइक वेक्टर्स, बट ऑल अनलाइक not necessary, necessary, necessary to be what? Opposite।
समझ में? अपोजिट वेक्टर का दूसरा नाम नेगेटिव वेक्टर भी होता है, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर, ये भी एक नाम होता है इसका, याद रखिएगा। ओके, चलिए तो इसको आप जल्दी से नोट करिए, फिर हम आगे टॉपिक देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपका अगला है कोलिनियर वेक्टर। ओके, कोलिनियर वेक्टर क्या कह रहा है कि वैसे वेक्टर्स जिनका लाइन ऑफ सपोर्ट बिल्कुल एक ही हो। लाइन ऑफ सपोर्ट, देखिए ध्यान से क्या होता है लाइन ऑफ सपोर्ट। कहता है क्या, मान लो आपके पास एक वेक्टर इधर की तरफ है, तो कहता है ये जो वेक्टर ना जिस इमेजनरी लाइन के अलोंग है, वो कौन सा लाइन है जरा सोचो, ये वाला लाइन, ये एक लाइन है और इसी लाइन के अलोंग ये वाला क्या है, वेक्टर है। ओके, सो दिस इमेजनरी लाइन जिसके अलोंग वेक्टर लाई करता है उसको कहते हैं सपोर्ट ऑफ वेक्टर। क्या कहते हैं इसको हम लोग, सपोर्ट ऑफ वर्ड वेक्टर। समझ आ रहा आपको? सपोर्ट ऑफ वेक्टर का मतलब हो गया कि द इमेजनरी लाइन अलोंग विच वेक्टर एक्ट्स, उसको कहते हैं हम सपोर्ट ऑफ वेक्टर। देखिए ध्यान से, तो कहता है क्या चीज कि वैसे दो या दो से अधिक वेक्टर जिनका सपोर्ट सेम हो, सपोर्ट से मतलब ये वाला जो लाइन है वो लाइन क्या हो, सेम हो, है ना। क्या कह रहा है, वैसे वेक्टर्स, है ना, जिनका, है ना, सपोर्ट ऑफ वेक्टर सेम हो, सेम हो, उनको क्या कहते हैं हम लोग, कोलिनियर वेक्टर कहते हैं। मतलब जो एक ही लाइन के लॉन्ग एक्ट हो रहे होंगे वो क्या कहलाएंगे भैया, कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। फॉर एग्जांपल यहां देखिए, एक वेक्टर ये रहा और एक वेक्टर ये रहा, देखो ध्यान से, ये बिल्कुल इसी लाइन के लॉन्ग एक्ट हो रहे हैं, है ना। फॉर एग्जांपल हम आपको दिखाएं, मान लो यहाँ पर एक वेक्टर इधर की तरफ है और एक वेक्टर बिल्कुल इसके लॉन्ग है ऐसे, तो क्या कहलाएगा, कोलिनियर। अगर ऐसे हुआ तो ये कोलिनियर नहीं है, क्योंकि इसका लाइन ऑफ सपोर्ट इधर है, लाइन ऑफ एक्शन इसका इधर है और इसका लाइन ऑफ एक्शन किधर है, इधर है। ठीक, तो वैसे तो वेक्टर का लाइन ऑफ एक्शन सेम ही होता है, जिसको सपोर्ट ऑफ वेक्टर भी बोलते हैं। सपोर्ट ऑफ वेक्टर सेम होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोलिनियर वेक्टर बोलते हैं। ये वेक्टर ऐसा भी हो सकता है, देखिए ध्यान से, एक वेक्टर इधर और दूसरा वाला वेक्टर इधर, दोनों एक ही लाइन में के लॉन्ग एक्ट हो रहे हैं, ये भी क्या कहलाएंगे, आपके कोलिनियर वेक्टर कहलाएंगे। समझ में? चलिए, इसके बाद है आपका को इनिशियल वेक्टर। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर कह रहा है वैसे वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट बिल्कुल सेम हो। फॉर एग्जांपल ये देखो ध्यान से, इन सभी वेक्टर का क्या है, इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। मान लो ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी। क्या कर रहा है, को इनिशियल वेक्टर वैसा वेक्टर जिसका इनिशियल पॉइंट क्या होता है, बिल्कुल सेम टू सेम होता है, वैसे वेक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, को इनिशियल। देखिए ध्यान से, इसका इनिशियल पॉइंट कौन सा, ये ओ, मतलब ये होगा ओ ए वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर होगा, ओ बी वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर, ओ सी वेक्टर। ये कौन सा वेक्टर, ओ डी वेक्टर। देख रहे हैं आप, सबका इनिशियल पॉइंट क्या है, कॉमन है। ऐसे वेक्टर को हम लोग को इनिशियल कहते हैं। उसी तरह से एक होता है को टर्मिनस, डेफिनेशन आप खुद से भी लिख सकते हैं। को टर्मिनस वेक्टर्स क्या होते हैं, को टर्मिनस वैसे वेक्टर्स जिसके टर्मिनल पॉइंट सेम होते हो। फॉर एग्जांपल ये देखो, एक वेक्टर यहाँ से आया, एक वेक्टर इधर से ऐसे एक्ट हुआ, एक वेक्टर इधर से ऐसे एक्ट हुआ, एक वेक्टर इधर से ऐसे एक्ट हुआ। तो आप देख सकते हैं, ये मान लीजिए ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है और ये वाला ओ पॉइंट, सब ओ पॉइंट पर एक्ट हो रहे हैं। तो ये कौन सा वेक्टर होगा, ये वेक्टर होगा एओ वेक्टर। अच्छा, ए से ओ की तरफ तो एओ वेक्टर। ये कौन सा होगा, डीओ वेक्टर। ये कौन सा होगा, बीओ वेक्टर। और ये कौन सा होगा, सीओ वेक्टर। हमारा देखिए सबका टर्मिनल पॉइंट क्या है, बिल्कुल सेम टू सेम। तो ऐसे वेक्टर्स क्या कहलाते हैं हम लोग के को टर्मिनस वेक्टर कहलाते हैं। समझ में आया? चलिए, इसके बाद है हमारे पास फ्री एंड लोकलाइज्ड वेक्टर। ठीक है, देखिए ध्यान से, फ्री और लोकलाइज्ड वेक्टर क्या कह रहा है, कहता है क्या चीज कि वैसे वेक्टर, है ना, जिनको पैरेलल शिफ्ट करने से, सुनिए एक चीज ध्यान रखिएगा, कभी भी किसी वेक्टर को, देखिए ध्यान से, इसको अगर आप पैरेलल उठा के यहां तक शिफ्ट कीजिएगा ना, इसको उठाकर आपने इधर पैरेलल शिफ्ट कर दिया, तो इसका मैग्नीट्यूड को तो आपने छेड़ा नहीं। यस, डायरेक्शन भी उधर, ये पैरेलल शिफ्ट हुआ तो डायरेक्शन दोनों का क्या सेम ही है। तो जब आप इसको यहां से उठा करके यहां रखें, फॉर एग्जांपल है ये मार्कर, देख सकते हैं आप, इस मार्कर उठा के हमने, जो मार्कर इधर की तरफ पॉइंट कर रहा है,
उठाकर हमने यहां से यहां रख दिया, थोड़ा ना मार्कर का लंबाई बदल गया, और मार्कर जिधर पॉइंट कर रहा था उधर ही पॉइंट अभी भी कर रहा है, पैरेलल शिफ्ट किया है तो डायरेक्शन बदला ही नहीं, मैग्नीट्यूड बदला ही नहीं, तो वेक्टर बदलेगा क्या? नहीं ना। मतलब वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट कर देने से वेक्टर की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कभी भी किसी भी वेक्टर को आप पैरेलल शिफ्ट करोगे तो मैग्नीट्यूड तो छड़ा नहीं आपने, और पैरेलल शिफ्ट किया तो डायरेक्शन तो वही है, तो मैग्नीट्यूड भी सेम, डायरेक्शन भी सेम, तो वेक्टर ही सेम रह गया, है ना। तो कहता है फ्री वेक्टर के बारे में क्या चीज, कि वैसे वेक्टर जिसको पैरेलली आप शिफ्ट कर दोगे तो ठीक है भैया, सेहत पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, साथ में उस वेक्टर के कारण जो प्रभाव किसी ऑब्जेक्ट पर उत्पन्न हो रहा था, ठीक, वो भी, उसके प्रभाव पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऐसे वेक्टर क्या कहलाते हैं? फ्री वेक्टर कहलाते हैं। ओके, और लोकलाइज्ड वेक्टर का मतलब क्या होता है कि वैसे वेक्टर जिसको पैरेलली शिफ्ट करने से उस वेक्टर से उत्पन्न होने वाला प्रभाव बदल जाता हो। ओके, तो ऐसे वेक्टर को हम लोग लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं, राइट। देखिए, इसको हम आपके एक एग्जांपल समझाने की कोशिश करते हैं। वेयर इज डस्टर? ध्यान दीजिए, मान लीजिए आपके पास यहाँ पर एक बुक है ना, प्लेन है, और इस प्लेन पर एक डस्टर रखा हुआ है, देख पा रहे हैं आप? दिखाई दे रहा है डस्टर, है ना। चलिए, अब क्या कर रहे हैं, ये आपका फोर्स वेक्टर, इससे हम इसको धक्का दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, जब इसको धक्का देंगे तो क्या होगा? डस्टर स्लाइड करेगा ऊपर की तरफ। देखो, डस्टर क्या कर रहा है? ऊपर की तरफ स्लाइड कर रहा है। पहले डस्टर कहाँ था? पहले डस्टर यहाँ था, आपने इसको धक्का देना शुरू किया इससे, तो क्या हो रहा है? देखो तो ध्यान से, डस्टर ऊपर की तरफ स्लाइड कर रहा है। लेकिन क्या कर देंगे हम, ये जो वेक्टर है ना, ये वाला वेक्टर, इसको थोड़ा सा बगल में घसका देंगे, तो देखिए क्या होगा। ये डस्टर और इसको बीच में फोर्स लगा के हमने साइड में फोर्स लगाया, और अब धक्का देना शुरू किया। अब देख रहे क्या हो रहा है? डस्टर रोटेट कर जा रहा है। ठीक है, आप देखो ध्यान से, यहां से अगर आप धक्का दे रहे हो तो वेक्टर ये डस्टर ट्रांसलेट कर रहा है, लेकिन इसको बगल में घसका के लगा दे तो वेक्टर डस्टर क्या हो रहा है? रोटेट कर रहा है। यानी कि एक फोर्स वेक्टर एक ऐसा वेक्टर है जिसको बगल में घसकाने पर वेक्टर की सेहत पर तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन ये जिस चीज पर अप्लाई हो रहा है ना, उस पर अपना प्रभाव बदल दे रहा है। पहले ये ट्रांसलेट करा रहा था, बाद में ये रोटेट करा रहा है। तो वैसा वेक्टर जिसको पैरेलली शिफ्ट करने से उसका प्रभाव बदल जाता हो, वैसे वेक्टर को हम लोग लोकलाइज्ड वेक्टर कहते हैं। लोकलाइज्ड का मतलब हुआ कि किसी खास लोकल में ही एक्ट हुआ, किसी खास जगह पे ही वो एक्ट हो सकता है। उसको अगर आप घसका दिए तो वेक्टर को तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जिस चीज पर एक्ट हो रहा है उस पर प्रभाव बदल जाएगा। वो सोचता है चलने के बजाय तो रोटेट करने लगे, तो ऐसा वेक्टर क्या करता है? लोकलाइज्ड वेक्टर। मतलब लोकलाइज्ड वेक्टर जहां लग रहा है वो वही लगता रहेगा, उसको आप बगल में नहीं घसका सकते हो, नहीं तो उसका प्रभाव क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। और फ्री वेक्टर का मतलब क्या हुआ? फ्री वेक्टर का मतलब हो गया कि कोई वेक्टर है इसको बगल में शिफ्ट कर दो तो सेहत में तो कोई ऐसे भी फर्क नहीं पड़ेगा, साथ में उसके जो प्रभाव उत्पन्न करेगा उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ऐसे वेक्टर क्या कहते हैं? फ्री वेक्टर। मैथमेटिक्स में जनरली हम लोग जो बात करते हैं वो सारे के सारे क्या रहते हैं? फ्री वेक्टर रहते हैं। यहाँ पर हम लोग लोकलाइज्ड वेक्टर के बारे में ज्यादातर बात करते हैं। ओके, चलिए, तो लोकलाइज्ड वेक्टर क्या हुआ? वेयर इज ब्लैक मार्कर? देखिए, लोकलाइज्ड वेक्टर के बारे में बोल रहा है, लोकलाइज के बारे में बोल रहा है क्या, कि शिफ्ट करने से क्या होता है बताइए? प्रभाव बदल जाता है। किसी वेक्टर को आप शिफ्ट करोगे उसका प्रभाव बदल जाएगा। वेक्टर तो नहीं बदलेगा, वो तो कभी नहीं बदलेगा, लेकिन उसका प्रभाव बदल जाता है। उसका मतलब कौन सा वेक्टर था? लोकलाइज्ड वेक्टर था। फोर्स एक सबसे अच्छा उदाहरण होता है किसका? लोकलाइज्ड वेक्टर। और फ्री वेक्टर क्या होता है? फ्री वेक्टर एकदम फ्री है, कहने का मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है, आराम से उसको बगल में पैरेलल शिफ्ट कर दो, उससे उत्पन्न होने वाला प्रभाव नहीं बदलता है, वो क्या कहलाता है? फ्री वेक्टर कहलाता है। आप जल्दी से उसको नोट करिए, फिर हम आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, आपके पास 7 नंबर है ना, कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर, वेक्टर्स। कोप्लेनर वेक्टर क्या कर रहा है? ध्यान सुनिएगा, कह रहा है वैसा वेक्टर जो एक ही सेम प्लेन में लाई करते हो वो क्या कहलाता है? कोप्लेनर वेक्टर कहलाता है। सेम प्लेन में लाई करने का क्या मतलब है? ध्यान से देखिए, मान लीजिए ये दो वेक्टर हैं, तो आप देखो ध्यान से, ये वेक्टर क्या है? इस प्लेन में है, देखो तो, अगर आप अलाइन कर पा रहे हो यहां से तो, है ना। तो ये वेक्टर क्या है? इस प्लेन में है, तो ये दोनों वेक्टर क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ है वेक्टर ऐसे कर दिया, तो ये वेक्टर किस प्लेन में है? इस वर्टिकल प्लेन में है। ओके, तो ये भी क्या कहलाएंगे? कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि आपके पास एक तीसरा भी मार्कर है, तीसरा वेक्टर है, सॉरी, है ना, मार्कर मत बोलिए, इसको वेक्टर बोलिए।
इसका भाव बढ़ गया मार्कर का, देखिए ध्यान से। अगर हम आपको अलाइन करके दिखा पा रहे हो तो देखिए क्या हो रहा है, सब तीनों मार्कर एक दूसरे के ऊपर क्या हो रहा है, चिप जा रहा है। ओके, तो ये तीनों वेक्टर क्या है, इस एक प्लेन में लाई कर रहे हैं। दीज थ्री वेक्टर्स आर व्हाट, कोप्लेनर वेक्टर्स। अगर वेक्टर ऐसे हैं तो देखिए तो ये तीनों का तीनों वेक्टर इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में लाई कर रहे हैं, तो ये क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर वेक्टर कहलाएंगे। लेकिन अगर इस ब्लू वाला मार्कर को बगल से झांक रहा है, मान लीजिए, और हम तीन आदमी बाइक से बैठ के जा रहे हैं, बीच में एक बच्चा बैठा है, उसको रोड देखना है, ऐसे बगल में से मुंडी निकाल के झांक रहा है, ठीक। अब ये जो वेक्टर हैं ये तीनों कोप्लेनर नहीं होंगे। ये दोनों तो प्लेन में हैं, इस प्लेन में, लेकिन ये बेचारा लाल उधर प्लेन से बाहर है। इस दोनों को देखेगा तो इस दोनों इस प्लेन में है, लेकिन ये वाला इस प्लेन से ब्लैक वाला उठ के बाहर चला गया, देखिए समझ आ रहा है। अगर रेड ब्लैक को देखिएगा तो ये दोनों इस प्लेन में है, लेकिन ये ब्लू वाला उधर बगल में निकल के झांक रहा है, समझ आ रहा है ना। तो ये वेक्टर कोप्लेनर नहीं है। तो कोप्लेनर का मतलब समझ आया आपको, क्या चीज, कि वैसे दो वेक्टर है ना जो सेम प्लेन में लाई करते हैं वो क्या कहलाते हैं, कोप्लेनर वेक्टर कहलाते हैं। चलिए आपसे एक और पूछते हैं, मान लीजिए एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा। अब बताओ जरा, ये ब्लू वाला वेक्टर आपकी तरफ और इसके नीचे से एक वेक्टर ऐसे पास हो रहा है, क्या ये प्लेन में है? ये दोनों वेक्टर कभी भी प्लेन में नहीं होंगे। देख रहे हैं ना आप। फॉर एग्जाम्पल देखिए, यहाँ पर लाल मार्कर यहाँ है, ब्लू मार्कर ऊपर ऊपर जा रहा है, तो लाल मार्कर इस प्लेन में है, ब्लू मार्कर देखा गया तो अरे ब्लू मार्कर तो प्लेन से ऊपर है, ठीक है। तो ये दोनों वेक्टर आपस में एक ही प्लेन में नहीं होंगे। लेकिन अगर इस वेक्टर को शिफ्ट कर पाए अगर आप, तो यहां पर रख पाएंगे, पैरेलली शिफ्ट कर देंगे तो, और रख देंगे तो क्या हो जाएगा, फिर से कोप्लेनर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए इस विचार करते हैं। तो कोप्लेनर का मतलब क्या हुआ कि वैसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं वो क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर कहलाएंगे। क्या कह रहा है, एक ही प्लेन में है ना लाई करने वाले वेक्टर्स क्या कहलाते हैं भैया, कोप्लेनर वेक्टर कहलाते हैं, ठीक। फॉर एग्जाम्पल देखो ध्यान से, मान लो कि यहां पर एक प्लेन है, ओके, और बहुत सारे वेक्टर हैं जो इस प्लेन में लाई कर रहे हैं। दिखाई दिया आपको, इस तरह से ये प्लेन है। अब एक वेक्टर होगा इधर होगा, दूसरा वेक्टर होगा सो इधर होगा, तीसरा वेक्टर होगा सो इधर होगा। देख रहे हैं, सब का सब वेक्टर क्या है, इसी प्लेन में लाई कर रहे हैं। लेकिन आपसे कोई कहे कि जरा इस वेक्टर को विचार करो, तो ये वेक्टर क्या हो गया, देखो तो ये वेक्टर इससे आउट ऑफ प्लेन हो गया, समझ आ रहा ना। तो ये क्या कहलाएंगे, तीनों वेक्टर कोप्लेनर, लेकिन ये कोप्लेनर नहीं होगा, ये आउट ऑफ द प्लेन होगा, है ना। इसमें क्या कहलाएंगे, देखिए ध्यान से, ये वाला रेड और ये वाला ब्लैक क्या कहलाने वाले हैं, कोप्लेनर। ये तीनों कहलाने वाले हैं कोप्लेनर, ओके। बट ये वाला क्या होगा, ये कोप्लेनर नहीं होगा, ये क्या है, आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द प्लेन, समझ में। चलिए एक और बात सुनिएगा, अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं, फॉर एग्जांपल ये रहा, तो देखो तो ये दो वेक्टर तो एक प्लेन में है, इस प्लेन में। अब कोई कहेगा नहीं, हम इस काले वाले को प्लेन से बाहर कर दिए, लीजिए, तो अभी भी ये दोनों वेक्टर एक ही प्लेन में है। देखो ये इस वाले प्लेन में, वो कहा, कोई दूसरा कह रहा है कि नहीं हम लाल वाले को बाहर कर दिए, तो ये प्लेन से भी बाहर नहीं हुआ भैया, अभी भी ये कौन से प्लेन में है, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में। यानी दो वेक्टर क्या हो रहे हैं, हमेशा एक ही प्लेन में रह रहे हैं। तो दो वेक्टर को हम ऑलवेज कोप्लेनर बोल सकते हैं क्या, हाँ बोल सकते हैं, लेकिन इसमें एक छोटा सा शर्त है। क्या शर्त है, ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए एक वेक्टर ये रहा ऐसे, एक वेक्टर लाल वाला जो उसके ऊपर है ऐसे, तो ये दो वेक्टर है, क्या ये प्लेन में है, नहीं। ये दो वेक्टर तो हैं लेकिन ये कोप्लेनर नहीं, समझ आ रहा ना। ऐसे वेक्टर को हम लोग बोलेंगे स्क्यू वेक्टर्स, ओके। तो कोप्लेन में नहीं है। लेकिन अगर ये लाल वाला वेक्टर फ्री वेक्टर हो तो इसको शिफ्ट करके इस प्लेन में लाया जा सकता है, और तब ये क्या कहलाएंगे, कोप्लेनर कहलाएंगे। यानी कि अगर कोई वेक्टर फ्री कैटेगरी का है तो दो वेक्टर हमेशा ही क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। लेकिन अगर ये वेक्टर फ्री कैटेगरी का नहीं है तो एक वेक्टर यहां जा रहा है, एक वेक्टर यहां जा रहा है, आप इसको शिफ्ट करके यहां ला नहीं सकते, उन्हें तो प्रभाव बदल जाएगा। तो ये दो वेक्टर हमेशा कोप्लेन में नहीं होंगे, ध्यान रखना है,
हमेशा अपने दिमाग में बैठा लेना है कि दो वेक्टर इज नॉट ऑलवेज कोप्लेनर। अगर दो वेक्टर फ्री कैटेगरी के हैं तो ही ऑलवेज क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। या फिर यूं कह दे कि अगर एक वेक्टर यहां है और एक वेक्टर यहां है और दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है तो ये हमेशा क्या रहेंगे, कोप्लेनर रहेंगे। देखो देखो समझ पा रहे हैं ना। लेकिन अगर ये इनिशियल पॉइंट अलग हो जाए, या इसका इनिशियल पॉइंट इधर हो जाए, इसका इनिशियल पॉइंट इधर हो जाए और इसको आप शिफ्ट भी ना कर पाओ, ऐसा वाला वेक्टर है, तब तो ये कभी कोप्लेनर हो पाएगा क्या सर? नहीं हो पाएगा, है ना। तो हम कह सकते हैं कि वैसे कोई भी वेक्टर जिनका इनिशियल पॉइंट सेम होता है वो हमेशा ही कोप्लेनर होते हैं, या फिर वैसे दो वेक्टर जो हमेशा फ्री कैटेगरी के हैं हमेशा ही क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। हम कह सकते हैं, ये बात नोट बना के लिख लेंगे, है ना, मेंशन करेंगे जरूर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपसे ट्रू फॉल्स में पूछ देंगे, आप उसको फॉल्स मार दोगे, मालूम चलेगा वो सही लिखा हुआ है। हो सकता है वो गलत लिखा हुआ, आप ट्रू मार के चले आएंगे, मालूम चलेगा अंदर गलत है ना। इसलिए ध्यान रखिएगा, नोट बना के लिख लेंगे क्या चीज, कि वैसे दो वेक्टर जो को इनिशियल हैं वे हमेशा ही क्या होते हैं, बोलिए, को प्लेनर होते हैं। समझ आया बात को आपको, है ना। चलिए, या फिर या दूसरा नोट क्या लिख सकते हैं, दूसरा नंबर नोट लिख सकते हैं कि टू वेक्टर्स कौन सा कैटेगरी, बोलिए फ्री कैटेगरी वाला, ऑलवेज व्हाट, कोप्लेनर। समझ, ये कोप्लेनरिटी का कंडीशन है। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट द टाइप ऑफ वेक्टर। और भी टाइप हो सकते हैं, कितना बनाया जाए, जितना बनाओगे उतना ही टाइप होता जाएगा, है ना। तो अगला जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, है ना, वो पढ़ेंगे द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। ओके, चलिए देखते हैं क्या होता है एंगल बिटवीन वेक्टर, है ना। बात करने वाले हैं एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ओके, क्या कहता है एंगल बिटवीन वेक्टर, सुनिएगा ध्यान से। मान लीजिए कि अगर कोई वेक्टर यहां पर ए दे रखा है और एक वेक्टर दे रखा है बी, ठीक है, तो कहता है कि जब भी दो वेक्टर के बीच का एंगल देखना हो तो भैया करना क्या है कि इस वेक्टर को शिफ्ट करके लाना है और इस तरह से लाना है कि दोनों वेक्टर का टेल एक दूसरे से मैच करे। दोनों के टेल से टेल को क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन कर दो आप, ये रहा आपका बी वेक्टर और इसको आपने पैरेलल शिफ्ट करके यहां डाला तो ये हो गया आपका ए वेक्टर। अब कहता है कि इसके बीच छोटा वाला एंगल, स्मॉलर एंगल जो होगा वो कहलाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर। दिस इज कॉल्ड, थीटा इज कॉल्ड क्या चीज, एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, उसी तरह से कह रहा है कि एक और काम कर सकते हो आप, दोनों वेक्टर को हेड से हेड मिला दो, ठीक है, और अब जो वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा, जो स्मॉलर एंगल होगा, वो कहलाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर। मतलब एंगल बिटवीन वेक्टर देखने के लिए या तो वेक्टर को टेल से टेल ज्वाइन कर देना है या फिर वेक्टर का हेड से हेड ज्वाइन कर देना है, तो उस समय एंगल देखा जाएगा, जो स्मॉलर एंगल आएगा वो कहलाएगा एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ओके, तो हम कह सकते हैं क्या चीज, कि द स्मॉलर एंगल प्रेजेंट, ओके, between the vectors when they joined tail to tail or head to head। समझ आ रहा है, आप इसको हेड टू हेड भी ज्वाइन करोगे तो भी आपका एंगल बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। देखो ध्यान से, इसको क्या करो, इसके पैरेलल शिफ्ट करके यहां पर लाओ तो वेक्टर कैसा हो जाएगा, ये बी वेक्टर, और इसको आपने शिफ्ट करके हेड से हेड ज्वाइन कर दिया तो ये रहा ए वेक्टर। इसके बीच का एंगल भी क्या होगा, थीटा ही होगा। क्यों भैया, क्योंकि अगर आप इस ए को आगे तक बढ़ा दोगे और इस बी को आप आगे तक बढ़ा दोगे तो टेल से टेल ज्वाइन हो जाएगा, और देखो तो ये बिल्कुल वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि नहीं है, तो दोनों बराबर होंगे कि नहीं होंगे, है ना। इसलिए कहा गया है कि टेल से टेल ज्वाइन करके देख लो या फिर हेड से हेड ज्वाइन करके देख लो, वो क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर कहलाएगा। उदाहरण के रूप में ध्यान से देखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि भैया एक वेक्टर है यहां पर ए वेक्टर और एक वेक्टर है यहां पर बी वेक्टर, ठीक, और इसके बीच का एंगल रखा है 120 डिग्री,
तो आपसे पूछा गया भैया कि एंगल बिटवीन ए एंड बी कितना होगा, तो आप आंसर करोगे 120 डिग्री। गलत बात। क्यों गलत बात? क्योंकि एंगल देखने के लिए हमने आपको बताया कि वेक्टर का टेल से टेल ज्वाइन होना चाहिए, नहीं तो हेड से हेड ज्वाइन होना चाहिए। या तो वो दोनों आपस में पूछ भिड़ाए होंगे या फिर सर भिड़ाए होंगे, तभी हम क्या कर सकते हैं, एंगल देख सकते हैं। तो अब देखिए ध्यान से, इसका हेड इसका टेल मिला हुआ है, इससे काम नहीं बनेगा। आप क्या करो, टेल से टेल ज्वाइन कर रहे हैं तो क्या करेंगे, या तो आप इस वेक्टर को शिफ्ट करके आगे बढ़ा लो या फिर इस वेक्टर को शिफ्ट करके पीछे कर लो। मान लो कि आपने इस ए वेक्टर को शिफ्ट करके आगे बढ़ा लिया, तो आपको ए वेक्टर कैसा दिखाई देगा, आपको ए वेक्टर दिखाई देगा ऐसा। अब इनके बीच का एंगल देख लिया जाए तो कितना होगा, 60 डिग्री, है ना। ये 120 है तो कितना होगा, 60 डिग्री। तो आप कहोगे सर इसका आंसर होने वाला है 60 डिग्री। ये 120 कभी भी आंसर नहीं लिखना है। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत। चलिए अगला एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपसे कोई कहे कि भैया एक वेक्टर हमारे पास यहां और एक वेक्टर हमारे पास यहां और इसके बीच का एंगल है इतना, ले लें 240 डिग्री ले लिया। अब पूछता है कि बताओ एंगल बिटवीन वेक्टर कितना है। ए वेक्टर है और ये भी वेक्टर है। अब पूछता है एंगल बिटवीन वेक्टर कितना होगा, तो क्या करेंगे, बड़ा साधारण है। या तो आप इसको आगे शिफ्ट कर दो, आगे घसका दो इसको ए को, या फिर बी को आप शिफ्ट करके उधर लेके चले जाओ, और तब जो एंगल प्राप्त होगा आपको वो क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन वेक्टर कहलाएगा। चलिए तो शिफ्ट करते हैं, ए को ही आगे शिफ्ट करते हैं, टेल से इसके टेल को ज्वाइन करते हैं, ए को आगे शिफ्ट करो। तो ए को जब आगे शिफ्ट कीजिएगा तो ए आपको ऐसा दिखाई देगा। अच्छा, ए वेक्टर यहां आ गया। अब क्या करना है आपको, ये वाला एंगल देख लेना है, क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर टेल से टेल ज्वाइन हो गया। अब बीच का जो एंगल होगा वही हमारा आंसर होगा। कैसे देखा जाएगा बताओ जरा। तो आप सोचो, थोड़ा ज्योमेट्री लगाना होगा आपको। ये तो शिफ्ट किया गया तो ये बिल्कुल स्ट्रेट है, 180 डिग्री हो गया यहां तक, और ये पूरा 240 था। तो ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, 240। पूरा कितना था, 240, है ना, यहां तक। और ये कितना है, 180। घटा दो आप, तो ये जो बचा वो निकल जाएगा ना, कितना आएगा, 60 डिग्री। अच्छा, मतलब यहां भी एंगल बिटवीन वेक्टर कितना आने वाला है, 60 डिग्री। एकदम आसानी से निकाल पा रहे हैं, है ना। और भी जगह है क्या? ओके, मान लीजिए आपसे पूछे हेक्सागोन लेते हैं, रेगुलर हेक्सागोन है। ओके, दिस इज योर वर्ड, रेगुलर हेक्सागोन। आपको बताना है इसमें एंगल्स। ये मान लीजिए ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट, डी पॉइंट, ई पॉइंट, एफ पॉइंट। एक वेक्टर ये रहा, ये वेक्टर रहा। ओके, ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर और ये वेक्टर। पूछता है कि ए बी वेक्टर एंड बी सी वेक्टर का एंगल कितना होगा, पूछा गया सवाल। कितना होगा बताइए जरा। तो आप सोचो जरा, ए बी वेक्टर कहाँ है। ए बी वेक्टर ये रहा और बी सी वेक्टर ये रहा। एंगल देखने के लिए क्या करेंगे, दोनों के टेल से टेल को ज्वाइन करेंगे। तो आप टेल से टेल को ज्वाइन करो जरा। इसको आप पीछे बढ़ाओ, ऐसे आगे बढ़ाओ, सॉरी ऐसे बढ़ा दिया आगे। तो आपका ए बी वेक्टर जो पहुंच जाएगा वो यहाँ पहुंच जाएगा। अब इसके बीच का एंगल देख लो, तो कितना आंसर आएगा, 60 डिग्री। क्योंकि रेगुलर हेक्सागोन है तो आपको पता है, बेसिक आपका अच्छा है, हम मानते हैं ऐसा। तो कितना आएगा, 60 डिग्री आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, इसी में आपसे कोई पूछ दे कि EF वेक्टर एंड AF वेक्टर के या फिर वेक्टर का एंगल ऐसे पूछ दिया गया, अब क्या करोगे। इसका तो आंसर कितना है, यस इसका आंसर आया है 60 डिग्री। इसका आंसर कितना होगा, तो आप देखो ध्यान से, वेक्टर या तो हेड टू हेड ज्वाइन होना चाहिए, तो टेल टू टेल ज्वाइन होना चाहिए। तो EF वेक्टर और AF वेक्टर, अरे सर ये तो हेड से हेड ज्वाइन है, मतलब डायरेक्ट जो स्मॉलर एंगल है वो देख लेंगे तो काम बन जाएगा, है ना। स्मॉलर एंगल इसलिए देखते हैं, देखिए ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला एंगल बन रहा है, एक ये वाला एंगल बन रहा है। तो आप बताओ कौन सा, तो आपको बताना है कौन सा, छोटा वाला। समझ आ रहा है ना। ओके, तो ये वाला हमको आंसर बताना। अब हेड से हेड ज्वाइन भी है तो बस एंगल देख लो कितना होगा। एंगल, इंटरनल एंगल कितना होता है रेगुलर हेक्सागोन का, 120 डिग्री। तो इसका आंसर होने वाला है सर 120 डिग्री। ओके, अच्छा, आपसे कोई पूछे क्वेश्चन में AF वेक्टर और साथ एंड CD वेक्टर के बीच का एंगल,
तो ए वेक्टर किधर है, इधर, सी डी वेक्टर किधर है, इधर। रेगुलर हेक्सागोन है तो दोनों बिल्कुल पैरेलल होंगे, तो आप इसके टेल को इसके टेल पर आके रखो। अच्छा, इसके बीच का एंगल कितना हो गया, 0 हो गया। मतलब पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल क्या होता है, हमेशा 0 डिग्री होता है। तो इसका आंसर क्या आने वाला है, 0 डिग्री। अच्छा, क्वेश्चन मान लिया आपसे पूछ दिया ई एफ वेक्टर एंड बीसी वेक्टर के बीच का एंगल पूछ दिया, तो ई एफ वेक्टर कहाँ है, तो ई एफ वेक्टर ये रहा, बीसी वेक्टर कहाँ है, बीसी वेक्टर ये रहा। अब एंगल देखना है तो क्या करेंगे, इसका टेल इसके टेल में मिलाएंगे, तो इसका टेल ये वाला है, इसका टेल ये वाला है, टेल से टेल मिलाओ, आप शिफ्ट करो पैरेलल। ओहो हो, ये तो बिल्कुल एक दूसरे के उल्टा है, मतलब कितना एंगल है, 180 डिग्री, है ना। देखिए ध्यान से, ये दोनों वेक्टर आपस में क्या है, पैरेलल है, बट डायरेक्शन क्या है इनका, अपोजिट है ना। मतलब वो वेक्टर एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो उनके बीच का एंगल कितना होता है, वैसे 180 डिग्री होता है। मतलब इसके बीच का एंगल होगा 180 डिग्री। तो दो अपोजिट वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है, तो आप कहोगे सर 180 डिग्री। दो अनलाइक वेक्टर के बीच का एंगल कितना होता है, तो क्या क्या क्या, क्या बताएंगे, 180 डिग्री। ओके, चलिए हम आपके लिए और क्वेश्चन लेते हैं, जगह थोड़ा कम हमको लग रहा है, आप इसको जल्दी से नोट करिए। चलिए आपके लिए हम और कुछ बेसिक क्वेश्चन ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। कहता है एक वेक्टर ये रहा, ठीक, ए वेक्टर है, एक रहा बी वेक्टर, इसके बीच का एंगल 30 डिग्री दे रखा है, और एक रहा सी वेक्टर यहां से 90 डिग्री, इसको बिल्कुल परपेंडिकुलर है, ये सी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। आपसे पूछा फाइंड एंगल बिटवीन क्या चीज, ए एंड सी, कैसे निकलेगा। तो करना क्या होगा, सी वेक्टर को बिल्कुल ए वेक्टर के टेल से मैच कराना होगा। तो ये मान लो आपका सी वेक्टर रहा, आप इसे पैरेलल शिफ्ट लाओ, ट्वी ठिचाक यहां तक ला दी। ओके, तो यहां पर आपने सी वेक्टर को शिफ्ट करके ले आया, तो ये एंगल कितना है भैया, 90। अब देखो ध्यान से क्या हुआ, ये 30 डिग्री और ये 90 डिग्री, कितना हो गया आंसर। सर इतना सिंपल सवाल है, अरे भैया बहुत ही आसान है। ठीक, चलिए एक और उदाहरण लेते हैं आपके लिए हम। मान लो कि एक सर्कल है, थोड़ा अंडाकार हो गया, आप मैनेज कर लेना। इस रेडियस पर हमने एक टेंजेंट बना रखा है इधर की तरफ, ठीक है, और इस रेडियस पर हमने एक टेंजेंट बना रखा है यहाँ इधर की तरफ, और कह रहा है इन दोनों रेडियस के बीच का एंगल 120 है। आपसे कह रहा है अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, तो कहता है फाइंड क्या, एंगल बिटवीन ए एंड बी, कहीं से निकलेगा। ठीक है, काफी बढ़िया सवाल है, आप इस वीडियो को पॉज करके आप ट्राई करो, है ना, और नहीं बनता तो फिर कहना हमको। चलो क्या करेंगे उसके लिए, बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करते हुए हमको यहां डालना होगा, ठीक है, तब जाकर उसका हमने एंगल निकाल पाएंगे, राइट। या फिर हमको ए वेक्टर को आगे शिफ्ट करना होगा, इस पर मैच कराना होगा, तब जाकर के हम क्या निकाल पाएंगे, एंगल निकाल पाएंगे। तो देखो ध्यान से, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बनाएंगे। ए को शिफ्ट करने से अच्छा है बी को शिफ्ट करके ले आओ। बी को शिफ्ट करो तो क्या आएगा, ये ध्यान से देखना, इसको हम पीछे तरफ बढ़ा रहे हैं, इस लाइन को हम आगे तक बढ़ा रहे हैं। यहाँ देख रहे ध्यान से, यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बन गया ना। अब देखो इसमें ये एंगल 90 है, ये एंगल क्या है 90 है, ये एंगल 120 है, तो क्या एंगल निकल जाएगा, है ना। तो ये 90 90 कितना हो गया, 180 120, तो डेफिनेटली कितना हो जाएगा 60 डिग्री। अच्छा, ये एंगल 60 डिग्री हो गया, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बी वेक्टर को अगर शिफ्ट करके यहाँ रखा जाए तो डेफिनेटली बी वेक्टर इधर होगा, जो बिल्कुल इस लाइन के पैरेलल होगा। यस और नो। तो आप देखिए ध्यान से, ये वाला जो चीज है, ये वाला एंगल अगर 60 डिग्री है तो डेफिनेटली ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, तो आप देखो ध्यान से, ये रहा आपका बी वेक्टर, ये रहा एंगल 30 डिग्री, ये रहा एंगल 90 डिग्री, तो इसके बीच का एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, आप चाहो तो ए वेक्टर को शिफ्ट करके रख सकते थे, हम क्या किए फिर से देखिए, बी वेक्टर का जो लाइन ऑफ एक्शन है उसको पीछे तक शिफ्ट किए। ठीक, अच्छा, फिर से ये एंगल निकाल लिए, कैसे निकलेगा, क्योंकि ये टेंजेंट रेडियस पर 90 होता है, तो ये 90, ये 90, तो 120, तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ये तो समझ में आ गया, यानी कि अगर बी वेक्टर को यहां पर पैरेलल शिफ्ट करके ले जाए तो ये एंगल अगर 60 है तो ये वाला एंगल भी कितना होगा 60 डिग्री होगा।
और ये 60 डिग्री हुआ तो ये 90 से ये 30 हो जाएगा। तो अब देखो ध्यान से, सब एंगल को छुपा दो। यहाँ देखो ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, 90 और 30, कितना आंसर हो गया 120 डिग्री। और भी बहुत सारे तरीके हैं, तरह तरह से आप ज्योमेट्री लगा सकते हैं, इसको आप नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज एक क्लास में हम अपना लेक्चर यहीं पे विराम देते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे तो हम लोग बातें करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर पर। ओके, तब तक आप देखते रहिए जीआरसी के वीडियोस। धन्यवाद।